एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का हिस्ट्री और इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है क्लास 10th के हिस्ट्री में, वो सभी प्रश्न को आज हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्लास 6, 7, 8, 9 का सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देंगे चैप्टर वाइज। तो आपको एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आज आपकी क्लास 10th की। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपके सामने हम क्लास 10th की हिस्ट्री से, और आपकी आज ये जो हिस्ट्री है आज आपकी समाप्त हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में आपकी आज हिस्ट्री क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा तभी जा कर के हर आदमी, हर स्टूडेंट के पास पहुंचेगा और उनको भी लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री है और इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से समझिए कि ये किताब ही है, क्योंकि किताब से ही हम प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। सारा प्रश्न किताब से ही है। आपका NCERT और SCERT दोनों बुक से प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। यानी चुन चुन कर लाया हूँ आपके सामने प्रश्न, और बिहार सरकार एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो सही प्रश्न आपको कौन सा वर्ष में कौन सा प्रश्न पूछा गया है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी यहाँ से बार बार प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज आपकी क्लास 10th का जो हिस्ट्री है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री से। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपके सामने, देखिए इतिहास हिस्ट्री लिखा हुआ है, और पहला ही चैप्टर है इतिहास की दुनिया। आप जब क्लास 10th का हिस्ट्री बुक को खोलिएगा तो आपको पहला चैप्टर ही दिखाई देगा, इतिहास की दुनिया। ये चैप्टर है इतिहास की दुनिया पार्ट का। यहाँ पर ये क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, इस बुक का नाम है इतिहास की दुनिया, और पहला चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद ये पहला चैप्टर का नाम है। जब आप बुक खोलिएगा तो आपको ये पहला चैप्टर दिखाई देगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपके सामने लगाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए इस पर, पहला क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी यह किया था मेटरनिख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो ये हुआ था लौसेने सम्मेलन में। लौसेने सम्मेलन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो अमेरिका में न्यू डील लागू करने वाला ये था आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था यह था आपका किस देश का दार्शनिक था? तो ये था आपका जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यह आपका
राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था यह आपका यूनान का निवासी था, यूनान का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रेंड्स यह हुआ था आपका 1789 में। याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जर्मनी में। कहाँ स्थित है जेना विश्वविद्यालय? जर्मनी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध जो है यह हंगरी देश से है। किस देश से है? हंगरी देश से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में यह जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है यूरोप महादेश में। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो है यह आपका फ्रांस में जो है बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है, बुर्बो वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा गौर से इसको। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था ना यह कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं ये सारा प्रश्न जो है ना 2023 में, 21 में, 20 में, 22 में और इस तरह से हर साल में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आज का ये आपका हिस्ट्री। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना इनमें से कौन था? तो ये था आपका ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था आपको प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। देख रहे हैं 2020 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो प्रश्न जो जिस साल में पूछा गया है प्रश्न ये आपके सामने दिया हुआ है, 20 में, 22 में। यानी जितने भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है सारा प्रश्न जो है ना ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 2020 में, 22 में, 23 में इस तरह से पूछा गया प्रश्न है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। 2022 में देखिए, 2012 में, 14 में, 19 में सब प्रश्न पूछा गया है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो है यह किया था आपका नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जालावेरिन कैसी संस्था थी? तो जालावेरिन जो थी यह कैसी संस्था थी फ्रेंड्स बताइए? तो ये था आपका व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है यह किसने किया था बताइए? यह किया था आपका बिस्मार्क ने किया था। किसने? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह आपका हुआ था 1871 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यूनान का। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1821 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, बताइए आप लोग। तो ये किया गया था आपका 1832 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है यह करने वाला था आपका हीगेल। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1829 में। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये हुआ था आपका तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडौन का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो ये था आपका ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया था। तो पोलैंड के विद्रोह को यह कुचल दिया था कौन। ये दिया था आपको रूस कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था यह कहाँ हुआ था। ये हुआ था सेडौन में। कहाँ हुआ था, सेडौन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यह हुआ था युद्ध कौन सा युद्ध के बाद। तो ये हुआ था आपका सेडौन का युद्ध के बाद। ठीक है, सेडौन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक ये था आपका कौन था, बताइए। तो ये था आपका मेजनी था। कौन था, मेजनी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो था फ्रेंड्स ये हुआ था 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को वियना कांग्रेस हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार ये था आपका कौन था, बिस्मार्क था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है। तो ये है बिस्मार्क का संबंध नहीं था इटली के एकीकरण में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था फ्रांस 1830 की क्रांति के बाद। फ्रांस में जो है ना संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है
प्रश्न 38 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए यह उत्तरदायी था आपका बिस्मार्क, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो है यह कौन सा संधि हुआ था बताइए आप लोग? तो ये हुआ था आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो यह था आपका इनमें से सभी, यानी मेजनी एवं एमुनुएल का भी था, गेरिबाल्डी का भी था, काउंट काब्रो का था। इनमें से सभी का योगदान था इटली के एकीकरण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था यह कहाँ का निवासी था? यह था ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर अब है यहाँ पर शुरुआत होता है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। क्लास 10th का हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। अगला चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। आप बुक खोल कर देखिएगा ना तो ये चैप्टर आपको दिखाई देगा, समाजवाद एवं साम्यवाद। हम कहें है ना कि सारा क्वेश्चन जो है आपको किताब से लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है यह हुआ था आपका 1861 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में रूस का सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। तो जार का अर्थ था रूस का सम्राट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो था ना ये कहाँ हुआ था बताइए आप लोग, कहाँ हुआ था? तो ये था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो था फ्रेंड्स ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। या विश्व का पहला समाजवादी देश था तो ये रूस था। कौन था? रूस था, ठीक है। आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी ये नहीं था आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो था यह यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है यह रचना है आपका टॉलस्टॉय का था। किसका था? टॉलस्टॉय की रचना है, लियो टॉलस्टॉय की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉलस्टॉय वार एंड पीस की रचनाकार जो है ना टॉलस्टॉय है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है यह हुआ था आपका 15 नवंबर 1917 ईस्वी को। 15 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, याद रखेगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन यह करने वाला था आपका टाटार्स्की। कौन क्या था? टाटार्स्की ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है यह हुआ था आपका 1924 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था ये आपका प्लेखानोव।
कौन था? प्लेखानोव था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन जो था यह आपका था भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो है वो यह लागू हुआ था सन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना एक किया था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाई जाती है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आप जानते होंगे यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किससे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल जो है यह दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किससे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने जो है यह दोस्तोवस्की के साथ मिलकर के जो है यह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तोवस्की के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कौन? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी यह आपकी ब्रिटेन की राजकुमारी थी। ब्रिटेन की राजकुमारी थी। कौन? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी यह ब्रिटेन की राजकुमारी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे यह था आपका कार्ल मार्क्स और एंगल्स थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों जो था यह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है यह आपको कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है यह 1867 में हुआ था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखा था और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है यह करने वाला था आपका लेनिन। ठीक है, लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है यह कहा जाता है 1905 ईस्वी के रविवार को। 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस यह लिखने वाला था आपका लेनिन। किसने लिखा था अप्रैल थीसिस? तो ये लिखा था लेनिन ने। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल जो है यह कहलाया था मनसेविक। क्या कहलाया था? मनसेविक कहलाया था। अल्पमत वाला दल रूस में मनसेविक कहलाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो था यह करने वाला संस्था कौन था? तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा करने वाली संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका
1905 में। ठीक है, 1905 में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था। कहाँ पर? रूस में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो कौन सा संधि था बताइए? तो ये संधि था आपका ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यह माना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अब आपका अगला चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है। अगला चैप्टर है आपका फिर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्लास 10th का ये चैप्टर आपका 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में यह जो देश है यह कौन सा देश आता है? तो यह आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 3 देश आता है हिंद चीन क्षेत्र में। याद रखेगा इस बात को। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये 3 देश आता है हिंद चीन क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है यह आपका कंबोडिया में है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ये कितना बार पूछा गया, 2012 में, 12 में, 15 में, 19 में, 22 में, ये सारा जो है ना प्रश्न पूछा गया है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हिस्ट्री होने जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी ये था आपका पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था हिंद चीन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे यह आपका कंबोडिया के शासक थे। कहाँ का? कंबोडिया का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यह लिखने वाला था आपका फान बोई चाओ। फान बोई चाओ ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है यह आपका हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो यह था आपका रसेल। रसेल जो दार्शनिक था वह एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध करने के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति ये था आपका निक्सन था। कौन था? निक्सन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था यह आपका किस प्रकृति का था? तो ये था क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था?
तो जनेवा समझौता था जो है यह हुआ था 1954 में। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है यह हुआ था आपका 1975 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक ये था आपका जोनगुयेन आई था। कौन था? जोनगुयेन आई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो ये आपका हारने वाला कौन था? तो ये था आपका अमेरिका। किसने हारा था? सॉरी, एक मिनट, ये फ्रांस था, अमेरिका नहीं था। कौन था? फ्रांस था। ठीक है। फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पर दिया कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल का संस्थापक ये था आपका जोगियन आई था। ठीक है, जोगियन आई था। और यहाँ पर दिएन दिएन बी बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो हार गया था आपका फ्रांस हार गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो ये था आपका कुआंग दे था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन था? कुआंग दे था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो जापान ने हिंद चीन पर यह अधिकार जमा लिया था आपका सन 1940 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था आपका 1868 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है यह कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की राजधानी जो है ये आपका है दक्षिणी वियतनाम है। कहाँ है? दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया की। सॉरी, कंबोडिया की राजधानी पूछ रहा है ना, तो दक्षिणी वियतनाम नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 20 पूछ रहा है कि कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की राजधानी जो है ये आपका है कहाँ पर है? यह नोम पेन में। कहाँ पर है? नोम पेन में है कंबोडिया की राजधानी। ठीक है, नोम पेन में है। अगला प्रश्न है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार यह था आपकी कहाँ पर थी? तो ये थी आपकी दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो ये था आपका जापान का आत्मसमर्पण। अब यहाँ पर आपका फिर अब आ गया अगला चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भर का क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है क्लास 10th का। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था यह लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 में। याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था
और कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है यह हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है यह हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1920 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की देश के समर्थन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था इसकी यात्रा? तो ये दांडी से हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी से। पूछ दिया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दांडी से हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में दांडी से यात्रा शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है ना कांग्रेस का जो है यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। और कब हुआ था? 1929 में। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा किया था। ठीक है, सन 1919 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना जो है यह करने वाला था आपका 1925 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। और करने वाला था के.बी. हिटगुआर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के.बी. हिटगुआर ने किया था सन 1925 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया होगा। अगला प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है यह बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन में दिया गया था। बारदोली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बारदोली के किसान आंदोलन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह पूछा जा रहा है। तो रंपा विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा यह दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो यह करने वाला था आपका एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ किया था? तो ताशकंद में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार ने यह जो था यह किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह किया था आपका मोपला विद्रोह का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो है यह अली मुसालियार ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए आंसर मालूम है तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह जो है यह था आपका 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी के अधिनियम 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है ना मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार जो है यह हुआ था आपका 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष यह था आपका WC बनर्जी था। कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूमेश चंद्र बनर्जी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो यह करना था E.O. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? E.O. ह्यूम ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो ये करना था सुभाष चंद्र बोस किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। याद रखिएगा इस बात को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह हुआ था आपका, कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? किस वर्ष? 1936 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बताइए। ये था आपका मैसूर के शासक थे। कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? बताइए। इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था इनका पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना नगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी?
तो ब्रह्म समाज की स्थापना एक करने वाला था आपका राजा मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है यह किया था आपका सन 1915 में। ठीक है, 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, किस वर्ष? 1915 में। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1890 में। ठीक है, 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। सॉरी 1890 नहीं, है तो गलत हो गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है यह हुआ था आपका 1857 में। ठीक है, कब हुआ था? 1857 हुआ था सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है यह हुआ था आपका 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो बंद किया था आपका असहयोग आंदोलन के। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान चौरी कांड हो गया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? बंद कर दिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, करो या मरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था बताइए? तो ये किया था आपका चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। इस बात को आप याद रखिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली जो था यह किसानों पर लागू था। किस पर लागू था? किसानों पर लागू था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बताइए, किस गुरु का हुआ था? किस गुरु का हुआ था? तो 10वें गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना नगर में हुआ था। ठीक है, पटना में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है ना वो सिख गुरु के 10वें और अंतिम सिख का जो है ना यह 10वें और अंतिम गुरु था। कौन? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था?
बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था ये बताइए आप। तो बिहार से बंगाल जो है ना 1912 में अलग हुआ था। 1912 में अलग हुआ था बिहार से बंगाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? बताइए। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये था रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर सन 1929 ईस्वी में नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? बताइए। तो उनका नाम था मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये था आपका रोलेक्ट एक्ट। एक काला कानून था, उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही महात्मा गांधी जी चंपारण में आए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह ये हुआ था आपका केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली समझौता हुआ। तो दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था? बताइए। आप लोग जानते हैं तो ये होता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए आप लोग। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। बताइए आप लोग। डैश के नाम से भी जानते हैं। तो मैटेंगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। मैटेंगू चेम्सफोर्ड योजना के भी नाम से भी जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए आप लोग। तो ये था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यह था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन यह करने वाला था आपका किसने किया था? बताइए। ये करने वाला था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान था। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। इस बात को आप याद रखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे, यह था आपका जॉन साइमन था। कौन था? जॉन साइमन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत जो है ना, ये किया था एनी बेसेंट ने। कि ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र को क्या किया था? शुरुआत किया था, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये क्या था? ब्रुंटलैंड आयोग ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 यहाँ से अब शुरू होता है। चैप्टर 5 है, पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो यह हुआ था आपका 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार ये किया था आपका हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिलों की स्थापना 1854 में हुआ था। 1854 में बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों मिल की स्थापना हुआ था 1854 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है यह किस शहर में हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ जो है यह हुआ था 1814 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है यह किया था आपका 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो हुआ था यह कब हुआ था? बताइए। यह हुआ था 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। बताइए कब हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? बताइए। तो वो प्राप्त हुआ था आपका 1918 में। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था आपका 1920 ईस्वी को हुआ था। 1920 ईस्वी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है यह पारित हुआ था, यह हुआ था 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी को। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो सुएज नहर यातायात के लिए 1869 में खोली गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि रिचर्ड
रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये बनाई था आपका स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन जो है ना, ये किसने बनाया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे यह उद्योगपति थे कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था बताइए। तो ये बनाया गया था आपका लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है यह हुआ था आपका 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है यह आपका ओडिशा में। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार यह करने वाला था आपका जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना यह रूस देश के सहयोग से खोला गया था। रूस देश के सहयोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाला था ये था आपका जॉन के। किसने किया था? जॉन के ने किया था। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार ये किया था एडवर्ड कार्टराइट ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड कार्टराइट ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय ये आपका कहाँ पड़ता है बताइए। ये पड़ता है आपका जनेवा में। कहाँ पड़ता है? जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो है यह 1881 में लागू हुआ था। 1881 में लागू हुआ था। और उसी वर्ष जो है ना फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था भारत में। अब आपका अगला चैप्टर शुरुआत होगा। अगला चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्लास 10th का ये आपका चैप्टर यहाँ से 6 शुरू होगा। पाठ का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं और लगाते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये हुआ आक्रामक प्रवृत्ति। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो माना जाता है आपका सीमित क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति जमाव संभव हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो ये हुआ है आपका मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है बताइए। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? महानगरों में। महानगर में जनसंख्या सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? अब बताइए, लंदन के बारे में पूछ रहा है। तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी बताइए आप लोग, कहाँ तक पहुँची थी? तो ये 40 लाख तक पहुँची थी। 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक हो गई थी? 40 लाख तक हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है यह 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था?
तो ये आया था कौन सा सामाजिक वर्ग बताइए? तो ये आया था आपका पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना, ये श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्गों को शोषण हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, सभी वर्ग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि टेनेमेटस क्या था? तो टेनेमेटस जो था यह था आपका क्या था बताइए? तो ये था आपका काम चलाऊ मकान था। ठीक है, काम चलाऊ मकान था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल जो है यह लंदन की पैडीगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बना था। लंदन की पैडीगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बना था सबसे पहले भूमिगत रेल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल जो है ये बना था 1863 ईस्वी में। और कहाँ बना था? तो ये बना था लंदन की पैडीगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है यह एबेनेजर हावर्ड ने किया था। एबेनेजर हावर्ड ने किया था गार्डन सिटी की अवधारणा। अगला प्रश्न है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है यह हुआ था आपका 1898 ईस्वी को। इस बात को आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर जो है यह बनाया गया था किस उद्देश्य से? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था पटना में गोलघर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम जो था यह था पाटलिपुत्र। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर है ये आपका गया है। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है बताइए? तो यह है आपका गया। अब यहाँ पर आपका अगला चैप्टर शुरुआत होता है, चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर 7 यहाँ से आपकी शुरुआत होता है। क्लास 10th का आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में ये जो है ना रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था रेशम मार्ग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो पहले विश्व बाजार के रूप में ये जो है ना अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में बताइए। ये था औद्योगिक क्रांति था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरिमिटिया मजदूर तो बिहार का जो है ना ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। पश्चिमी क्षेत्र से, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के किस समय से आरंभ हुआ था? तो विश्व बाजार का विस्तार जो है ना आधुनिक काल में जो है यह हुआ था आपका 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो हुआ था यह
विश्व बाजार का विस्तार का आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो यह 19वीं शताब्दी से हुआ था। अगला प्रश्न है कि व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो व्यापी आर्थिक संकट जो है ना, यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था प्रारंभ आपका 1929 में। 1929 में व्यापी आर्थिक संकट आया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक संकट जिसको मंदी कहते हैं के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ये हुआ था आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन की प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी और नाजीवादी शासन का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है यह हुआ था आपका 1980 के दशक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो है ना, यह आपका यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुआ था? आप बताइए। चीन में क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चीन में क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? बताइए। तो अमेरिका का पता लगाने वाला था ये था आपका कोलंबस। किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो ये किया था आपका 1947 में। IMF और विश्व बैंक ने कब काम करना शुरू किया था? 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो कार्न लॉ जो था यह आपका किस देश का कानून था? तो यह था ब्रिटेन का कानून था। ब्रिटेन का कानून था। अगला प्रश्न है कि BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल जो था नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता था BS नायपाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया ये कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताइए। तो ये था आपका कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहला शुरू होने वाला यह क्या पदार्थ था? ठीक, कोयला, कपास और लौह। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? बताइए। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? 193 देश है। कितना देश है? 193 देश जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 8, संस्कृति, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया पत्र का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? बताइए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी? कौन था? तो ये था आपका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 13वीं सदी में ये आपका यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने पहुंचाने वाला था, ये कौन था आपका? ये था आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था यह 13वीं शताब्दी में यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंचाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, मार्को पोलो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो था यह हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबिल की छपाई किया था। किस पुस्तक की छपाई किया था? बाइबिल की छपाई किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला था आपका कैक्सटन था। किसने था? कौन था? कैक्सटन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, मार्टिन लूथर ने ही कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बताइए आप लोग। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुआ था ये होता चीन में हुआ था। ठीक है, प्रिंटिंग का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो ये था आपका चीन। चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताइए। चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन था? देखिए, मार्टिन लूथर कौन था? बताइए आप लोग। तो मार्टिन लूथर जो था यह था धर्म सुधारक। कौन था? धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। अगला प्रश्न है कि इक्विजिशन क्या था? तो इक्विजिशन जो था यह आपका था धर्म अदालत। धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत था। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह पास हुआ था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता ये था आपका ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ये था आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज था। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था? महात्मा गांधी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की 95 स्थापनाएं। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? बताइए। तो ये रचना है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है यह किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था। तो ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है यह 1440 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है, बताइए। तो यह है आपका चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ये कौन था, बताइए आप लोग। ये था मोतीलाल घोष। कौन था, मोतीलाल घोष था। अगला प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र जो है ना, यह किस भाषा से संबंधित था, बताइए। तो अंग्रेजी भाषा से था। ठीक है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, अंग्रेजी समाचार पत्र से। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि विश्व की प्रथम पेपर मिल पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो मिरात उल अखबार के संस्थापक ये था आपका कौन, बताइए। राजा राम मोहन राय था। मिरात उल अखबार का संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो बंगाल गजट का प्रकाशन एक करना था आपका जे ए हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। जे ए हिक्की ने किया था। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने वाला था आपका लॉर्ड लिटन था। किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला था आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ क्लास 10th की हिस्ट्री आज आपकी समाप्त हुई। इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ था क्लास 10th की हिस्ट्री में वो सही प्रश्न आज आपकी समाप्त हुई। फिर आपको दोबारा इस हिस्ट्री को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं संपूर्ण NCERT और SCERT दोनों